हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। मैं सुमित अरोड़ा यूसीआई के ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी डियर स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, जैसा आपको मालूम है कि यूसीआई डिजिटल ने एक नए प्रयास को, इनिशिएटिव को शुरू किया है, जिसके ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुके हैं। आप अपनी स्क्रीन पर जो नंबर जा रहा है उस पर जानकारी ले सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, एक साल में ये एक बार अखबार पेपर होगा पेट का, तो इसीलिए आपके पास भी एक सुनहरा अवसर है कि महीने भर से कम का, अब महीना सवा महीने का समय बाकी रह गया है। यदि इसमें ठीक डायरेक्शन में अगर तैयारी कर ली जाए तो 200% है, इसमें बहुत अच्छे मार्क्स लिए जा सकते हैं। राधिका कमल जी जय हिंद जय हिंद जय हिंद। मिस्टर आर्यन जय हिंद जय हिंद। मोनू मिश्रा जी जय हिंद भाई, बहुत अच्छी बात है, आप आ गए, बहुत अच्छी बात है डियर। लूसीफर साहब जय हिंद जय हिंद, बहुत अच्छी बात है। इससे हर्षित कटियार जय हिंद डियर। आदित्य गुप्ता जी जय हिंद, बहुत अच्छे डियर, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। कम से कम ये तो है कि कम से कम आप लोग तैयार तो हो। और ध्यान में रखिएगा, एक एक क्वेश्चन का अपना महत्व होता है, ये ध्यान में रखिएगा। चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, जीएस का पार्ट कभी नहीं बदलता, इसीलिए ध्यान में रखिएगा, हर क्वेश्चन का अपना महत्व है और हर क्वेश्चन को आपको नोट जरूर करिएगा। मिस्टर आर्यन, पानी गिरोडिया, हाँ सर, पानी गिर गया यार, पानी गिर गया, और पानी गिराओ यार, अभी तो पानी गिरा ही कहाँ है, अभी तो बहुत पानी गिरना चाहिए। यहां पे मैंने आपके सामने यूपी ट्रिपल एससी का सिलेबस लिखा हुआ है। ये विशेष रूप से मैंने इकोनॉमी का सिलेबस लिखा हुआ है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इकोनॉमी का सिलेबस आपको नहीं पता होगा। हिस्ट्री का सिलेबस एज इट इज सेम है, एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया और आपका मॉडर्न इंडिया, वो कंप्लीट पूछी जाती है, इसलिए उसमें कुछ भी बताने का ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपको स्पेसिफाई किया जा सके। लेकिन इकोनॉमी आपको पता होनी चाहिए कि इकोनॉमी में कहां से क्वेश्चन गिरते हैं, तो इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है 1947 से 1991, यहां से आपसे क्वेश्चन गिरेंगे। यहां पे पहला शब्द लिखा हुआ है योजना आयोग एंड पंचवर्षीय योजनाएं। जितने आप में से तैयारी कर भी रहे हैं तो आपको मालूम है कि पंचवर्षीय योजना आपके भी एग्जाम का एक बहुत पार्ट है। उदित भाई आ गए, सर मैं आ गया, बिल्कुल बिल्कुल डियर, बहुत अच्छी बात है, आप आ गए। यहां पर लिखी है मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान्स, डेवलपमेंट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात कर रहा है, व्हाइट रेवोल्यूशन एंड ऑपरेशन फ्लड, दुग्ध विकास और ऑपरेशन फ्लड के बारे में, बैंकों के राष्ट्रीयकरण, बैंकिंग नेशनलाइजेशन, इन सब के बारे में यहां पर डिस्कस किया जा रहा है। जय हिंद भाई, जय हिंद जय हिंद। नरेंद्र मोदी जी जय हिंद, आपकी उपस्थिति अनिवार्य है 8 बजे से, ध्यान में रखिएगा। 1991 में आर्थिक सुधार, उसके बाद की अर्थव्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 2014 खासकर मेजर क्वेश्चन जो है आपके यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। फार्म रिफॉर्म्स क्या चल रहे हैं, स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स क्या चल रहे हैं, लेबर रिफॉर्म्स क्या है या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है, और जीएसटी क्या है, ये आपके लिए विशेष रूप से बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, मेरे हिसाब से लगता है कि यहां से आपके क्वेश्चन बनने चाहिए। इतना सा आपका सिलेबस है, इसी पर मैंने अपने एमसीक्यू बेस किए हैं, इसी पर जो करंट अफेयर में भी चीजें डेवलप हो रही हैं, मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको कराने का पूरा प्रयास करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल लूसीफर भाई, आप चिंता बिल्कुल भी मत करो, मोदी जी आ गए हैं, अब सब आ जाएंगे, शाम को भी आना है, बिल्कुल सही है। पार्टी अभी बहुत लंबी है, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छी बात है डियर। तो आपके सामने मैंने ये आपका ये यूपी ट्रिपल एससी का कमीशन का ये सिलेबस है, आप प्लीज सिलेबस को जरूर नोट रखिएगा जो भी पेपर दे रहे हैं। उसके साथ हिस्ट्री मैंने आपको पूरी बता दी कि हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट सिलेबस है, उसमें किसी भी प्रकार की गुंजाइश नहीं रखी गई है। लूसीफर भाई थैंक यू। मोनू मिश्रा, अरविंद केजरीवाल जी कहाँ है? अरे तो आज सबसे पहला क्वेश्चन डाला है इकोनॉमी का। इकोनॉमी का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने? दैट इज विच काइंड ऑफ पावर अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ पावर जनरेशन इन इंडिया। भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रकार की बिजली का है? क्या लगता है आंसर आपको? भारत में किसका सबसे ज्यादा शेयर है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी, सोलर इलेक्ट्रिसिटी? आप एक आंसर दोगे, मैं
हेलो डियर स्टूडेंट, आई थिंक अब बफरिंग जो है वो ओवर हो चुकी है। ओके ओके, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक्चुअल में आपको भी मालूम है मौसम खराब है तो उसके कारण कुछ परेशानी हुई थी, लेकिन अब हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट ने उसको बिल्कुल ऑल क्लियर कर दिया है। कोई बात नहीं, चलिए। तो आप में से मैं सबका आंसर देख रहा था, आप में मोनू मिश्रा भाई ने बहुत अच्छा आंसर दिया। दैट थर्मल एनर्जी, बिल्कुल सही है मोनू भाई, जो आपने आंसर दिया है थर्मल एनर्जी 59%। देखिए ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? क्योंकि एक करंट की न्यूज जो है वो बहुत ज्यादा इस समय चर्चा में आ चुकी है, वो मैंने रखी हुई है। देखिए यहां पर एक आप डेट को देख रहे हैं, 31/5/2022 का अभी तक का सबसे अपडेटेड डाटा है, ठीक है। और अपडेटेड डाटा में आपको यहां पर दिख रहा होगा फॉसिल फ्यूल, कोयला, लिग्नाइट, गैस, डीजल, इससे 58.6% आपकी बिजली बनती है, यह थर्मल है बिजली। लेकिन अभी तक जो सबसे बड़ा चेंजमेंट हुआ, अभी तक जो विंड एनर्जी थी वो नंबर 1 पर जा रही थी नॉन फॉसिल फ्यूल्स में, ये देखिए। लेकिन अब क्या हो गया है, सोलर एनर्जी नंबर 1 पर आ गई है। अब प्लीज आप ध्यान में रखिएगा, आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नॉन फॉसिल फ्यूल या रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन फॉसिल फ्यूल आप समझ रहे होंगे, गैर जीवाश्म ऊर्जा, जिसमें किसी भी प्रकार से कोयला वोयला का यूज नहीं किया जाता है। इसमें विंड की एनर्जी यूज करते हैं, देखिए इसमें सोलर एनर्जी यूज करते हैं, बायोमास की एनर्जी यूज करते हैं। अभी तक यह हुआ करता था कि विंड एनर्जी नंबर 1 पर थी, लेकिन अब इस बार का जो डेटा बता रहा है वो सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी में नंबर 1 पर आ गई है, विंड एनर्जी नंबर 2 पर चली गई है। इसको प्लीज ध्यान में रखिएगा। अरे यार विश्वजीत यादव, तुम काहे के लिए 2 मार्क्स से कट ऑफ से बाहर हो जाओगे? ऐसा क्या है, तुम 2 मार्क्स से कट ऑफ के अंदर भी जा सकते हो। देखो शस्त्र तब तक नहीं गिराए जाते हैं जब तक मैदाने जंग में खड़े रहा जाता है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर हार भी निश्चित हो तब भी क्या कहते हैं, आदमी अगर सामने खड़ा हुआ है वही इंसान सबसे बड़ा वीर होता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आपको मालूम है इस बार की जो यूपीएससी जिसने आईएएस टॉप किया, आपको मालूम है वो केवल और केवल 1 नंबर से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाई थी, हार्डली 1 नंबर से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाई थी, अदरवाइज वो आउट हो जाती है। तो इस चीज को प्लीज ध्यान में रखिएगा। ये जो मैंने बताया, इस समय रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर एनर्जी नंबर 1 पर हो गई है और विंड एनर्जी नंबर 2 पर चली गई है। इसको प्लीज ध्यान में रखिएगा। हम लोग अब आगे चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? कैपिटलिस्ट, हमारे यहां कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है या हमारे यहां कम्युनिस्ट इकोनॉमी है, हमारे यहां मिक्स्ड इकोनॉमी है, या हमारे यहां एक फ्री इकोनॉमी है? क्या लगता है इंडियन इकोनॉमी किस टाइप की है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था है? पिछली बार 2 मार्क्स से बाहर हुआ था, कोई बात नहीं, ये सब तो लगा रहता है। अगर आप ऑफलाइन स्टूडेंट हैं कि बाहर के स्टूडेंट हैं, मैं आपको जान नहीं रहा हूं, वरना जितने भी मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं आप जरा उनसे एक बार पूछिएगा मैं कितनी बार बाहर हुआ हूं यूपीएससी के इंटरव्यू से और यूपीपीसीएस के इंटरव्यू से। तब भी क्या हार मानी है? कभी नहीं, हारा नहीं जाता, हमेशा लड़ा जाता है और अंततः जीत जरूर जाएंगे एक दिन। मिक्स्ड इकोनॉमी, ध्यान में रखिएगा, मिक्स्ड इकोनॉमी में कौन कौन होता है? प्राइवेट सेक्टर भी होता है और पब्लिक सेक्टर भी होता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। भारत जो है मिक्स्ड इकोनॉमी के मॉडल पर काम करता है, जहां प्राइवेट सेक्टर और आपका जो पब्लिक सेक्टर है दोनों काम करते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है? क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था क्या है? जिसमें मुद्रा पूर्ति पूर्णतया नियंत्रित होती है। मतलब मुद्रा पूर्ति का मतलब हो गया फ्लो ऑफ कैपिटल। फ्लो ऑफ कैपिटल वो क्या होता है? पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाता है, या केवल और केवल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होती है क्लोज इकोनॉमी, या ना तो इसमें एक्सपोर्ट किया जाता है और ना ही इसमें इंपोर्ट किया जाता है, या ये डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है। क्या लगता है इसमें? अब यूपी ट्रिपल एससी में तो इकोनॉमी आएगी ही, अभी तो मैं बहुत बेसिक चल रहा हूं। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है? बंद अर्थव्यवस्था,
डी 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 डी, बहुत बढ़िया राधिका कमल ने, बहुत, जी हाँ बिल्कुल सही है। ऐसी इकॉनमी जो ना तो एक्सपोर्ट करती है और ना ही इंपोर्ट करती है, दैट इज नोन एज क्लोज्ड इकॉनमी, बिल्कुल बंद हो गई। 1990 से पहले हम लोग इसी प्रकार की इकॉनमी के रूप में काम करते थे। बहुत अच्छा दिया आंसर। ऋचा कुशवाहा जी, गुड इवनिंग डियर, बहुत अच्छा आंसर दिया। राधिका कमल जी, विशाल कमल, बहुत अच्छा आंसर दिया, वेरी गुड। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जरा। इन इंडिया एग्रीकल्चर इनकम इज कैलकुलेटेड बाय, भारत में कृषि आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? आउटपुट मेथड, इनपुट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड या कमोडिटी फ्लो मेथड? आउटपुट विधि, या मतलब टोटल कितनी एग्रीकल्चर हुआ उसको बेचा गया, उससे हमको क्या इनकम हुई, क्या उससे मापते हैं? या इनपुट, या कितना हमने कृषि में पैसा अपना इनपुट के रूप में लगाया है, या उससे मापते हैं? कितना हमने एक्सपेंडिचर किया है एग्रीकल्चर में, या उससे मापने? या कमोडिटी का मतलब होता है शेयर मार्केट में किस प्रकार ट्रेड करते हैं। तो आंसर दे रहे हैं कमोडिटी प्रवाह विधि, कमोडिटी फ्लो मेथड। और कोई आंसर देना चाहेगा? मैं पेपर देख रहा था इसका, यूपी 888 का, वो इसी साइट से बनाया गया है, इसी तरीके से मैंने भी डेवलप किया है पेपर को। आदित्य गुप्ता कह रहे हैं ए यार बहुत अच्छा आंसर दिया। टोटल आउटपुट मेथड को देखा जाता है कि टोटल आउटपुट मेथड के टोटल आउटपुट कितना हुआ और उसका कितना इनकम जनरेट हुई, उससे डिसाइड किया जाता है आपका कि एग्रीकल्चर इनकम कितनी हुई। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, आउटपुट मेथड को यूज किया जाता है, एक्सपेंडिचर को नहीं, इनपुट को नहीं, कमोडिटी फ्लो को भी नहीं यूज किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, कौन कितना खर्च कर रहा है क्या हमको मालूम चलेगा, लेकिन यह तो मालूम चलेगा ओवरऑल कितना प्रोडक्शन हुआ है, और उस प्रोडक्शन की एक वैल्यू निकाल ली जाएगी। वही वैल्यू जो है वो बता देगी कि एग्रीकल्चर इनकम कितनी हो रही है। बहुत बढ़िया मोनू मिश्रा जी, वेरी गुड। ल्यूसीफर आउटपुट मेथड, ठीक है, ए। राधिका जी ए होगा, सी नहीं होगा डियर। भारत में मैक्सिमम टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट किस प्रकार का है? क्या वो टेक्निकल है, या वो साइक्लिक है, या वो फ्रिक्शनल है, या वो स्ट्रक्चरल है? भारत में किस प्रकार का आपको अधिकतर अनएम्प्लॉयमेंट दिखता है? क्या लगता है आपको? जी, अभी बफरिंग हुई थी लेकिन अब ठीक है। बफरिंग अब ठीक है। वो मौसम की थोड़ा सा मौसम में डिस्टरबेंस है, इसी कारण जो है नेट में भी कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है। साइक्लिक कह रहे हैं, बफरिंग शिवम गौतम कह रहे हैं, साइक्लिक। चंचल समंत जी, जय हिंद डियर। बी साइक्लिक। अविरल भाई कह रहे हैं ए तकनीकी। मैं यूके से हूँ, ओके, बहुत बहुत स्वागत है डियर आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साइक्लिक। भारत में अधिकतर बेरोजगारी साइक्लिक नहीं है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी जो है वो स्ट्रक्चरल है। ध्यान में रखिएगा इस चीज को। हमारे यहाँ टेक्निकल चेंजेस होते रहते हैं तो उसके कारण लोग बेरोजगार हो जाते हैं। जैसे स्कूटर बना, अब स्कूटर तो मार्केट से हट गया। आप देखते हैं एलएमएल का कोई स्कूटर बनता हो, पहले स्कूटर की सर्विसिंग होती थी, लेकिन अब क्या है, स्कूटर हट गया तो स्कूटर की जो सफाई करने वाले मैकेनिक हुआ करते थे उनको अपने आप को अपग्रेड करके मोटरसाइकिल में लाना पड़ेगा कि नहीं। स्ट्रक्चरल चेंजेस हमारे यहाँ सबसे ज्यादा हैं, साइक्लिक नहीं है। साइक्लिक डियर हमेशा ही हुआ करते हैं। आप देखते हैं कभी कभी बहुत हद तक जीडीपी ऊपर जाती है, फिर उसके बाद नीचे आ जाती है। हम भी अपने कभी कभी सफलता के एकदम से शिखर पर होते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर चलते हैं। साइक्लिक तो लगातार चलती रहती है। स्ट्रक्चरल भारत के लिए सबसे ज्यादा मुसीबत है। शिवम गौतम जी नहीं, साइक्लिक नहीं होगा। अभिषेक बाथम जी, भारत माता की जय, बिल्कुल वंदे मातरम डियर। तो ध्यान में रखिएगा प्लीज, साइक्लिक नहीं होगा, दैट इज स्ट्रक्चरल होगा। तकनीक घर्षणात्मक क्या होती है, मतलब एक आदमी कोई दूसरी नौकरी छोड़ करके किसी तीसरी नौकरी पर जाता है तो उसके बीच में जो
जब तक वो बेरोजगार रहता है 2, 4, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, वो होता है फ्रिक्शनल बेरोजगारी। तो प्लीज ध्यान में रखिएगा। कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। भारत में जो एग्रीकल्चर में अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो किस प्रकार का होता है? स्ट्रक्चरल होता है, मौसमी होता है, या सीजनल होता है? सीजनल होता है, या फ्रिक्शनल होता है, या इनमें से सभी होते थे, या इनमें से सभी हैं? क्या लगता है आपको? आर्यन भाई आप चाय पीजिए, मैं भी चाय पी लूंगा, मैं अभी पी करके आया हूं चाय। देखिए कुछ भी पूछा जा सकता है, आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। यूपी SSSC का मैंने पूरा आपको सिलेबस दिखाया, वो इसी तरीके से मैंने इसके क्वेश्चंस को भी डेवलप किया है, तो इस चीज को प्लीज ध्यान में रखिएगा। ए मोनू मिश्रा ने दिया आंसर ए। ओके, सीजनल। डियर ध्यान में रखिएगा, कृषि में बेरोजगारी जो है वो ऑल टाइप की है, मौसमी भी है। आपको मालूम है इस समय बरसात होती है, और जिस समय कटाई का समय होता है उस समय तो लेबर को बहुत ज्यादा क्या कहते हैं वर्क मिल जाता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे बेरोजगार हो जाते हैं कि नहीं, इसमें मौसमी बेरोजगारी भी चलती है। स्ट्रक्चरल तो है ही है। अरे भाई आपको भी यह पता है कि हमारे यहां जो लैंड की ओनरशिप है वो बहुत स्मॉल है। जो आपके मार्जिनल फार्मर्स हैं 86% है, और 1 हेक्टेयर से कम लैंड रखते हैं ये लोग। आपको मालूम है भारत सरकार एग्रीकल्चर ड्रोन्स लेकर के आ रही है, तो क्या ड्रोन खरीदने की सबकी औकात है? स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, लेकिन खरीदने की औकात नहीं है। इसीलिए बड़ा जो आपका किसान है वो तो खरीद लेगा, लेकिन छोटा किसान इसको नहीं खरीद पाएगा। स्ट्रक्चरल बेरोजगारी भी है, घर्षणात्मक भी है। एक परिवार में अगर 7 लोग हैं, कुछ लोग दूसरे के खेत में भी काम करते हैं, अपने खेत में भी काम करते हैं, कुछ लोग दूसरे के उद्योग में भी काम करते हैं, अपने खेत में भी काम करते हैं, तो आपको इसमें सभी मिल जाएगा डी। वेरी गुड दिव्यांश भाई, वेरी गुड। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून नहीं डियर, अब हो गया गुड इवनिंग, तो बहुत अच्छी बात है। डी 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 डी। देखिए क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट से ही आप बहुत हद तक इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले जाओगे। यह राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान यूपी SSSC का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान नेशनल रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, नेशनल रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, ध्यान में रखिएगा ये हैदराबाद में है, और यूपी SSSC में बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, इसीलिए मैंने इसको उठा करके यहां पर डाल दिया, तो आपको पता होना चाहिए। दिव्यांश भाई मैंने आपका नाम ले लिया, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण, विश्व का एकीकरण, ग्लोबल विलेज की इसमें अवधारणा है। पूरा विश्व एक विलेज बन चुका है। क्या लगता है वैश्वीकरण का क्या आपका अर्थ है? 1990 के बाद भारत में ग्लोबलाइजेशन आ गया था। अभी भी आप अपने सिलेबस को देख करके आए हैं, वहां पर 1990 के ग्लोबलाइजेशन की चर्चा की गई है। कल SSC MTS मेन इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन आया था, तो बहुत अच्छी बात है डियर, बहुत अच्छी बात है। अरे ल्यूसीफर भाई बिल्कुल सही है, ऑनलाइन भी पढ़ो, ऑनलाइन भी अच्छा लगेगा आपको। कोशिश पूरी रहेगी कि आप अच्छे से चीजों को डेवलप कर पाएं। तो इसका क्या आंसर लगता है? ग्लोबलाइजेशन का क्या अर्थ होना चाहिए? अर्थव्यवस्था का एकीकरण, वित्तीय बाजार का एकीकरण, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, या अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। आप खुद सोचिए, इंडिया की जो इकोनॉमी है, आपको मालूम है अगर वर्ल्ड की इकोनॉमी में हल्का सा भी उलटफेर होता है, क्या हम उससे प्रभावित नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं डियर। घरेलू अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ चुकी है, इसीलिए यदि किसी एक देश में भी मंदी आई तो पूरा विश्व उसको भुगतता है। आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज आंसर इज सी। यह वैश्वीकरण है, विश्व पूरा एक हो चुका है। उसी प्रकार हमारी अर्थव्यवस्था भी विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ बिल्कुल एक हो चुकी है, क्योंकि हम अर्थव्यवस्था का चैप्टर पढ़ रहे हैं।
समझ रहे हैं? तो हमारी अर्थव्यवस्था भी विश्व की अर्थव्यवस्था से बिल्कुल एक हो चुकी है। इसीलिए विश्व की अर्थव्यवस्था में यदि घाटा हुआ तो हमारी अर्थव्यवस्था भी घाटा हो जाएगा। जैसे तेल का अगर प्राइस बढ़ गया तो हमारी अर्थव्यवस्था डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। इसी प्रकार यदि तेल के विश्व की इकोनॉमी ऊपर जाती है तो हमारी इकोनॉमी भी ऊपर चली जाएगी। वेरी गुड वेरी गुड। अरे वाह, बहुत अच्छा आंसर दिया मोनू मिश्रा जी। 1991 में नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री और मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, तब एलपीजी आया था। बहुत अच्छा नाम दिया एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। बहुत अच्छा आंसर दिया यार। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? मतलब भारत में जो पॉवर्टी है उसको मेजर करने का सबसे अच्छा इंडेक्स कौन सा है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दूसरा जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, तीसरा ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, चौथा मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स। अभी अभी ये भारत सरकार ने रिलीज किया है, अभी मुश्किल से 1 महीना हुआ होगा। और सर पकोड़े भी खा लीजिए। हाँ खा लेंगे, बिल्कुल सही बात है, पकोड़े भी खा लेंगे। आज चिप्स विप्स भी सारे रखे हुए, इंतजाम पूरा है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। सी आंसर दे रहे हैं कौन? हर्षित कटियार जी। डियर ध्यान में रखिएगा, इसका जो आंसर है वो क्या आंसर होगा? दैट इज डी, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स। जैसे देखिए मैंने यहां लिखाया भी हुआ है, ह्यूमन नहीं, कितना ज्यादा आप गरीब हैं, हेल्थ के मामले में कितना गरीब है, बल्कि 10 इंडिकेटर रखे गए हैं और यहां पर लिख लीजिएगा ये एमपीआई है, गरीबी को मापने का सबसे मजबूत ये क्या है? मेजरमेंट है। तो इसमें हेल्थ को भी काउंट करते हैं। ये समझ में आ जाएगा कि तुम वाकई पढ़े भी हो कि नहीं पढ़े हो। जाकर के इंडिकेटर हेल्थ में तुम्हारा न्यूट्रिशन देखेंगे, आखिर खा पी रहे हो कि नहीं खा रहे हो, और ये भी देखेंगे चाइल्ड मोर्टेलिटी, कितनी जल्दी एक बच्चा मर जाता है, उसको भी काउंट किया जाएगा भूख के कारण या नवजात शिशु को बेहतर न्यूट्रिशन नहीं मिलने के कारण। तो भारत में गरीबी की मेजरमेंट करने के लिए सबसे जो अच्छा इंडिकेटर है वो माना जाता है मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स। अच्छा अच्छा, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अरे पवन भाई बहुत बहुत अच्छी बात है, भगवान आपको जल्दी सफल करें। हर्षित कटियार जी बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया आंसर दिया मोनू मिश्रा जी, डी आंसर दिया मोनू जी ने, बहुत अच्छा आंसर दिया। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? इनमें से कौन सी ऐसी बॉडी है जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को जारी करती है? IBRD, IMF, UNDP या WTO? बहुत बढ़िया पवन द्विवेदी, ईश्वर आपको सफल करे। इंडेक्स भूल जाता है सर, बहुत ज़्यादा इंडेक्स आते हैं। कोई बात नहीं, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स याद रहेगा। मल्टी एक टाइप की पॉवर्टी नहीं, बहुत सारी पॉवर्टी। वो स्वास्थ्य की भी पॉवर्टी हो सकती है, वो एजुकेशन में भी पॉवर्टी हो सकती है, वो हेल्थ में भी पॉवर्टी हो सकती है। तो देखिए इतनी सारी पॉवर्टी आदमी को पूरी तरीके से झकझोर कर देगी। डियर ध्यान में रखिएगा, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की ही है, IBRD की है, IMF की नहीं है डियर, IMF की नहीं है। IMF की जो होती है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक होती है रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक का ही ये नाम लिखा हुआ है IBRD। IMF नहीं होगा डियर, ए हो जाएगा आंसर। चलिए दूसरी तरफ चलते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस अर्थशास्त्री की देन है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस अर्थशास्त्री ने दिया था? आपको एक हिंट दे देता हूं, यह सबसे पहले पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री ने दिया था 1919 के अराउंड। तो इसमें कोई आपको दिख रहा है जो पाकिस्तानी आपको इकोनॉमिस्ट दिख रहा हो? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा मोनू मिश्रा जी, आपने कहा वर्ल्ड बैंक IMF जुड़वा बहने हैं, बिल्कुल सही है, जुड़वा बहने हैं। सर हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी होगा। ल्यूसीफर भाई बहुत अच्छी बात है। IBRD वर्ल्ड बैंक वही
जो 1945 में एक साथ ट्विंस की यूएनओ की स्थापना के बाद उसकी स्थापना की गई थी ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के द्वारा। ये सब आप लोग भी याद रखिएगा क्योंकि इकोनॉमी में ये आपके में भी आता है, ध्यान में रखिएगा। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस, डी 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 डी, बहुत बढ़िया आंसर दिया, दैट इज महबूब उल हक। महबूब उल हक ने इसको डेवलप किया था, किसको? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। यदि इनका नाम नहीं आता है तो फिर यह भारतीय अमर सेन का नाम हो जाएगा, इसको भी ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। देखिए 3 इसके इंडिकेटर होते हैं, लॉन्ग और हेल्दी लाइफ। यह भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का पार्ट नहीं है। लॉन्ग व हेल्दी लाइफ बोले तो दीर्घकालिक स्वस्थ जीवन, नॉलेज मतलब हो गया ज्ञान, और अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बोले तो एक अच्छा जीवन स्तर। तो इसको प्लीज याद रखिएगा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत बार पूछा गया, किसके दिमाग की उपज है? तो ध्यान में रखिएगा महबूब उल हक। कहां के थे ये? पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे। इस चीज को ध्यान में रखिएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू इज द फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? बिहू इनमें से किस स्टेट का एक फोक डांस है? अरे सिमर जी, जय हिंद डियर, जय हिंद। शंकर भाई बहुत अच्छे बहुत। सूर्य प्रताप भाई जी बहुत अच्छी बात है। आज हिंदी पढ़ी होगी आप लोगों ने, तो हिंदी में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम आई होगी आज स्वर संधि में, तो बड़े आसानी से समझ गए होगे। बहुत बढ़िया, आसाम 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 आसाम, बहुत अच्छा आंसर दिया, दैट इज ए आंसर, आसाम। आसाम का ही एक फोक डांस है बिहू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच डिकेड डिड द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया रिकॉर्ड अ निगेटिव ग्रोथ रेट? कम से कम 50 बार का यह क्वेश्चन है, जो बार बार क्या कहते हैं आपके यूपी 888 में बार बार पूछा जाता है। जब बना भी नहीं था उससे पहले से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पता होना चाहिए। कौन सा ऐसा दशक था जब भारत की जनसंख्या ने निगेटिव ग्रोथ रेट दिखाई थी? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अरे बहुत अच्छा आंसर दिया, दैट इज 1911 से 1921। बहुत अच्छा आंसर दिया हरिओम भाई, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। राधिका कमल जी बहुत अच्छा आंसर दिया। जी हां, 1911 से 21 में भारत की जो जनसंख्या की ग्रोथ रेट थी वो निगेटिव थी। ध्यान में रखिएगा प्लीज इसको। सर सुनने में आ रहा है कि अगले पीएम श्री जयशंकर को बनाया जाएगा। नहीं डियर, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत कैपेबल हैं, ईश्वर उनको और दीर्घकाल जीवन दे। अभी वो ठीक भी हैं, तो वही बनेंगे तो नहीं तो कोई दूसरा बनेगा बीजेपी में। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा है। 1911 से 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भैया एलपीजी अभी देखा था ना, लिबरलाइजेशन को ही हिंदी में क्या कहते हैं? उदारीकरण। इकोनॉमी का लिबरलाइजेशन का फादर कौन था? 1990 का बात हो रही है, आप पहचान लोगे अच्छे से कौन था इकोनॉमी का लिबरलाइजेशन करने वाला, जो भारत को उस समय एक बहुत बड़ी मुसीबत से निकाल करके लाया था। अरे मैं तो हूं ना। हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी। देखो तुम्हारी बात सुन करके आर्यन भाई आ भी गई, ये नहीं जाएंगे, समझ रहे हो? जयशंकर वो विदेश मंत्री रहने दो, ज्यादा उनको उसमें मत लेके आओ। बहुत अच्छा। यार बस थोड़ा सेशन को शेयर कर दो तो मजा आ जाए। कम से कम जो यूपी 888 की तैयारी कर रहे हैं उनको भी मालूम चल जाए कि यूसीआई भी अब रेडी हो चुका है, कमर कस चुका है यूपी 888 के लिए। तो आप लोगों ने आंसर दे दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, वो तो प्रधानमंत्री थे डियर, प्रधानमंत्री नहीं, ये थे जिन्होंने क्या कहते हैं विशेष रूप से, इनको माना जाता है क्या कहते हैं भारत में लिबरलाइजेशन का फादर।
इकलौते ऐसे आरबीआई गवर्नर हैं जो प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित कर चुके हैं। मतलब आपको समझ में आ गया कि ये आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं और इकलौते आरबीआई के गवर्नर हैं जो कि प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित कर चुके हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी हमारी क्लास से ना जाएं, बस यही है। सिमर चौरसिया जी समझिए बात को। मनमोहन सिंह जी निकाल करके लाए थे पूरे भारत को 90 के उस कठिन दौर से, इसीलिए इनको फादर ऑफ लिबरलाइजेशन माना जाता है। इकलौते आरबीआई के गवर्नर हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद को भी सुशोभित किया है। वेरी गुड आर्यन भाई, वेरी गुड वेरी गुड। मोनू मिश्रा जी बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। द नेशनल सेंसस इज कंडक्टेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस। नेशनल सेंसस, और जो भी नेशनल सेंसस होगा वो कितने सालों के लिए होगा? 10 सालों के लिए होगा। इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। कौन सी ऐसी एजेंसी है जो नेशनल सेंसस को कंडक्ट कराती है? तो मैं आपको फिलहाल बता दे रहा हूं, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर होती है, वो जारी करवाती है आपके यहां, आपकी जनगणना करवाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए। रोमन रेन भाई, ईश्वर आपको जल्द से जल्द सफल करे, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। बहुत बहुत खुश रहें आप डियर। रोमन रेंस के हेडेक नहीं होता, समझ रहे हो? इतनी बॉडी किस लिए बनाई है अगले ने? ठीक है, तो इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। रजिस्ट्रार जनरल, मेरे पास अभी 2-4 दिन पहले काकादेव में एक स्टूडेंट आया जो कि एसएससी का पेपर दे करके आया था, तो उसने भी मुझको यह बताया कि सर ये क्वेश्चन वहां पर आया था और उसमें लिखा हुआ था कि एक सेंसस जो होता है वो कितने सालों के लिए होता है। तो मैं चिल्ला चिल्ला के बताता हूं कि 10 सालों के लिए होता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हिंदू ग्रोथ रेट, जितने एनडीए वाले बैठे हैं वो भी सुन लेना, उनको भी मालूम होना चाहिए। हिंदू ग्रोथ रेट, ये आपके में भी है सिलेबस में। हिंदू ग्रोथ रेट किससे संबंधित है? पर कैपिटा इनकम से, पर कैपिटा इनकम से, नेशनल इनकम से, लिटरेसी से, साक्षरता से, या पॉपुलेशन से? भैया हिंदू ग्रोथ रेट। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हिंदू ग्रोथ रेट दिया किसने था? हिंदू ग्रोथ रेट दिया था प्रोफेसर राजकृष्ण। राजकृष्ण ने दिया था आपका हिंदू ग्रोथ रेट का कॉन्सेप्ट। ध्यान में रखिएगा, ये जो विशेष रूप से संबंधित है वो नेशनल इनकम से संबंधित है। नेशनल इनकम कितनी हो रही है? अगर यहां जीडीपी लिख करके आ जाता तो और सबसे अच्छा वर्ड होता कि जीडीपी से संबंधित होती, क्योंकि हमारी ग्रोथ रेट जब हम स्वतंत्र हुए थे उसके बाद कुछ दशकों तक बढ़ ही नहीं रही थी। इसी को प्रोफेसर राजकृष्ण ने कहा कि भाई ये हिंदू ग्रोथ रेट है, क्योंकि हिंदुओं का ही शासन था। समझ रहे हैं? लगभग 3.2% तक ग्रोथ रेट ही रुकी रही हमारी, बहुत हद तक। बहुत बढ़िया, बी होगा आंसर, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेशम लॉ किससे संबंधित है? इकोनॉमी आ रही है ना, तो इकोनॉमी अब थोड़ा सा आपको समझनी पड़ेगी। फिलहाल अभी इकोनॉमी के साथ साथ दूसरे वो भी लगे हुए हैं, क्योंकि मेरी शाम को क्लास है ऑलरेडी 8 बजे से, तो सारा करंट अफेयर का पार्ट मैंने उसी में ही डाल दिया है। इसीलिए मैं इसमें इकोनॉमी और हिस्ट्री के ही क्वेश्चन लेकर के आने का प्रयास कर रहा था, इसीलिए मैंने ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी को रखा है इसमें। तो कोई बात नहीं। फिलहाल एक चीज मैं आपको बता दूं, ग्रेशम लॉ जो है डियर ध्यान में रखिएगा, आपके पास भी अगर एक क्या कहते हैं, एक 100 की गड्डी हो और 100 की गड्डी से अगर पिताजी आपको 5 नोट दे दें, बिल्कुल खरे खरे नोट, वो आपके जेब में हो, ठीक है, और वो वाले नोट जो कि क्या कहते हैं पहले से ही आपकी जेब में थे, पुराने वाले 100 के नोट जो थोड़ा सा गल गए हैं, आप किसको खर्च करना पसंद करेंगे? पुराने वाले नोट या नए वाले नोट? ऑब्वियस सी बात है, आप पुराने वाले नोटों को खर्च करना पसंद करते हैं और नए नोटों को अपने पास रखने का प्रयास करते हैं। ग्रेशम लॉ डियर यही कहता है कि भाई पुरानी मुद्रा जो होती है वो नई मुद्रा को हटा देती है। समझ रहे हैं?
पुरानी मुद्रा नई मुद्रा को हटा देती है। बस इतना सा इसका कॉन्सेप्ट है ग्रेशम लॉ का, और कुछ नहीं है। हाँ यार नरेंद्र मोदी जी, पानी तो बरस रहा है ये बात से। अरे अंशुमेंद्र यादव भैया भी आ गए, बहुत अच्छी बात है। फाइनेंशियल से सी बहुत बढ़िया। मुद्रा करेंसी के प्रचलन से संबंधित होती है क्या? ग्रेशम लॉज। हवाला क्या है? हवाला कारोबार, क्या लगता है हवाला कारोबार क्या है? अब्दुल भाई गुड इवनिंग डियर, अब्दुल भाई गुड इवनिंग। वेरी गुड सिमर जी, वेरी गुड। आपको तो विशेष रूप से पढ़ना चाहिए क्योंकि आप तो सीडीएस की भी स्टूडेंट हैं, तो आपको मालूम होने चाहिए व्हाट इज ग्रेशम लॉ। हवाला क्या है? हवाला किया तो हवालात में पहुंच जाओगे, ये चीज ध्यान में रखना। अब समझ जाओ हवाला क्या है। क्या लगता है हवाला? ए बहुत बढ़िया आंसर दिया, बहुत अच्छा आंसर दिया मोनू भाई ने, राधिका जी ने भी बहुत अच्छा आंसर दिया, बिल्कुल सही है। मिस्टर आर्यन का भी सही है, बिल्कुल। विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार, ठीक है जी हाँ सर। इसका मतलब क्या है हवाला? डियर आप हवाला को इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मैं यहां पर बैठा हूं, ठीक है, विदेशों में भाई रोमन रेंस भाई, आप तो विदेशों में बैठे हुए हैं, मुझे मालूम है वहां पर आप फाइट लड़ रहे हैं, मुझे ये चीज बहुत अच्छे से मालूम है आप वहां फाइट लड़ रहे हैं। लेकिन आपके माता पिता तो यहां पर रहते हैं भारत में, तो आप क्या करते हैं? वहां फाइट से जो पैसा आपको मिलता है, उस पैसे को आप वहां किसी बैंक में डालते हैं, और वो बैंक जो है यहां पर आपके माता पिता को पैसा दे देता है। ये तो लीगल टेंडर हुआ कि नहीं हुआ? लीगली चैनल हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। लेकिन अब मान लिया कि रोमन रीन भाई का मुझसे बहुत अच्छा संबंध है, समझ रहे हैं? तो रोमन रीन भाई जो है वहां से मुझे फोन करते हैं, सुमित भाई ऐसा है कि मेरे माता पिता को एक काम करो, 10 लाख रुपए दे दो। तो मैं अपनी जेब से जाकर के भर दूंगा, इनकी माता पिता को दे दूंगा, बाद में मैं रोमन रीन्स भाई से अपना खुद सेटलमेंट बाद में कर लूंगा। यहां पर सरकार को जो टैक्स मिलना चाहिए वो टैक्स नहीं मिलता है, ये टैक्स की चोरी हो जाती है, इसी को कहा जाता है हवाला। समझ रहे हैं आप बात को? सिमर जी कोई बात नहीं, गलत हो रहे तो होने दीजिए, उससे क्या है, जब तक गलत नहीं होंगे तब तक सही कैसे होंगे। Who among the following सुल्तान ऑफ दिल्ली फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा? इनमें से कौन सा ऐसा सुल्तान है जिसने आगरा शहर की स्थापना की थी? अब बता दो। बिल्कुल बिल्कुल रोमन राइन भाई बिल्कुल सही है, आप समझ गए मेरी बात को। अब हमारी और विनय सर की जो है वो लगातार क्लास चलेगी, एक दिन छोड़ के। अब कल नहीं होगी, परसों होगी, उसमें फिर से मैं विनय सर जो है हमारे 11 बजे से 12 बजे तक वो क्लास लेंगे, फिर 12:15 से लगभग 1 बजे तक मैं हिंदी की क्लास लूंगा, फिर 4 से 5 हमारी इकोनॉमी, हिस्ट्री, इन सबकी यूपी SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से लगातार क्लास चलती रहेगी। बहुत बढ़िया मोनू मिश्रा, बहुत अच्छा आंसर दिया यार। और हाँ सिमर चौरसिया जी, अलाउद्दीन खिलजी, हर्षित कटियार जी कह रहे हैं बी, बहुत अच्छा आंसर है डियर, दैट इज सिकंदर लोदी। ध्यान में रखिएगा, सल्तनत काल में सिकंदर लोदी वो इंसान हुआ जिसने आगरा को कैपिटल बनाया था। तो आपको मालूम होना चाहिए आगरा, दैट इज द राइट आंसर। सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी, बहुत अच्छा आंसर दिया। हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है? इकॉनमी आ रही है ना, अच्छी चीज है। खराब हो रही इकॉनमी, यूपी SSS लोदी, बिल्कुल बिल्कुल। हार्ड करेंसी क्या होती है? जैसे डियर हार्ड करेंसी जो है वो आपकी क्या है? डॉलर। सभी चाहते हैं डॉलर मिले, डॉलर मिले, डॉलर मिले, डॉलर मिले। रोमन रीन्स को देखो, डॉलर ही डॉलर कमा रहा है, कह दो रुपए ले लो, कहेगा नहीं रुपए मत दो, डॉलर दो, डॉलर। अब समझ जाओ क्या मतलब है इसका। डियर इसका मतलब यह है
डॉलर की मांग तो सब करते हैं, लेकिन उसकी सप्लाई जो होती है वो बहुत कम होती है। इसीलिए हार्ड करेंसी वो होती है वह मुद्रा जिसकी सप्लाई उसके डिमांड की अपेक्षा कम हो जाए। मतलब सप्लाई जो है वो क्या है, डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई जो है वो कम हो गई, तो क्या हो गया, हार्ड करेंसी। सॉफ्ट करेंसी क्या होती है, जिसकी डिमांड कम हो, सप्लाई बहुत ज्यादा हो, जैसे श्रीलंका। इसीलिए पूरी की पूरी करेंसी की वैल्यू ही डिग्रेड कर गई। समझ गए? बिल्कुल बिल्कुल। सिमर जी समझ रही है बात को मेरी? डॉलर तो आपको भी चाहिए, तो डॉलर की सप्लाई कम है इसीलिए आपको चाहिए, डिमांड उसकी ज्यादा है, कम हो गई अपने आप। लेकिन श्रीलंका का रुपया चाहिए क्या, फ्री में मिल रहा है, लेना है तो ले लो। सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड नहीं है, क्या हुआ, ये सॉफ्ट करेंसी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल निग्लिजिबल चली गई यार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ए आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, सॉफ्ट करेंसी क्या है, तो इसका उल्टा कर लेंगे आप, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा और अधिक हो जाए, तो हो गया आंसर। देखिए कितने सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं। इकोनॉमी समझना बहुत आसान है। इकोनॉमी दो शब्दों में खत्म हो जाती है, क्या, एक होता है डिमांड और दूसरा होता है सप्लाई। यह है इकोनॉमी का कोर कॉन्सेप्ट। इसके अलावा इकोनॉमी में कुछ नहीं है, केवल सोच करके आंसर बता दूंगा कि यह आंसर होगा, वो आंसर होगा। इससे ज्यादा सप्लाई, इसमें इकोनॉमी में कुछ नहीं समझा जाता। इन्फ्लेशन, बिल्कुल, वो फिर इन्फ्लेशन नहीं होगा डियर, वो हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा। इन्फ्लेशन तो नॉर्मल माना जाता है 3 से 6%, बहुत अच्छी कंडीशन, 3% 4% बहुत अच्छी कंडीशन है। लेकिन श्रीलंकन करेंसी जो है वो हाइपर इन्फ्लेशन में चली गई है, वो बिल्कुल हालत खराब कर देगी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। द टर्किश ब्रॉट विद देम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तुर्की अपने साथ कौन सा वाद्य यंत्र लेकर के आए थे? वीणा और तबला, तानपुरा और मृदंग, सितार और फ्लूट, रबाब और सारंगी। क्या लगता है आंसर? तुर्की अपने साथ कौन सा वाद्य यंत्र लेकर के आए थे? ध्यान रखिएगा प्लीज, रबाब और सारंगी होगा इसका आंसर। तुर्की की बात कर रही है, मुस्लिम अपने साथ क्या लेकर के आए थे? वीणा तो हमारे यहां पहले ही से ही था, तानपुरा हमारे यहां पहले ही से ही था, श्री कृष्ण भगवान पहले ही से ही हमारे यहां बजा रहे हैं क्या, बांसुरी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? दैट इज रबाब और सारंगी। ठीक है, हो बहुत अच्छे। तिवारी माफिया जी, जय हिंद, जय हिंद डियर, जय हिंद। अरे माफिया जी काहे माफिया बन रहे हो यार? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रोमन रीन्स भाई बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। दैट इज सारंगी और रबाब दोनों। बहुत बढ़िया अभिषेक बाथम, बहुत अच्छा आंसर दिया यार। आर्यन जी बहुत अच्छा आंसर है, बहुत अच्छे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। Which one of the following was the first ruler of Vijayanagara to have employed Turkish bowmen? निम्नलिखित में से कौन विजयनगर का पहला शासक था जिसने तुर्की के धनुर्धरों को नियुक्त किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, और पूछा भी जा चुका है ऑलरेडी। मोनू भाई बहुत अच्छा आंसर है, डी। कभी दिखाएंगे रबाब आपको सिमर जी? रबाब क्या है? वो तबले टाइप का होता है बजाने वाला, वही होता है रबाब। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आंसर? इस चीज को भी प्लीज ध्यान में रखिएगा। किसने सबसे पहले तुर्की मतलब मुस्लिम धनुर्धरों को अपने काल में नियुक्त किया? तो ध्यान में रखिएगा, दैट इज देवराय प्रथम। इसको भी याद रखिएगा, देवराय प्रथम। देवराय, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट शासक। कैसे नहीं निकलेगा यूपी ट्रिपल एससी? यूपी ट्रिपल एससी के बाप को निकाल देंगे, तुम कैसी बात कर रहे हो? पेपर में क्या है? कुछ नहीं है।
बस ये होना चाहिए, एक डिटर्मिनेशन, एक डेडिकेशन, पेपर सब निकल जाते हैं। अमीर खुसरो प्लेड अ पायनियर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ, अमीर खुसरो ने किसके विकास में सबसे प्रमुख भूमिका निभाई थी? जो आज भी आप लोग में से बहुत से लोग बोलते हैं, अभिषेक बाथम भाई, हरिहर नहीं था, देवराय प्रथम था। हरिहर बाद में आएगा, हरिहर बाद में आएगा, देवराय प्रथम था, उसके बाद देवराय सेकंड ने भी इनको नियुक्त किया था। सर पानी में नहाने का मन कर रहा है मेरा। अरे मत नहाना यार, पहली बारिश हो रही है यूपी में, ज्यादा मत नहाओ, बेकार बीमारी मार कर सकती है तुमको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, नहीं डियर, तुक्का कभी कभी गड़बड़ा भी जाता है। ये खड़ी बोली है, खड़ी बोली हिंदी, इसके विकास में सबसे बड़ा योगदान था अमीर खुसरो का। ये अमीर खुसरो वही है जो अपने आप को क्या कहता है? तोता ए हिंद कहता है, तोता ए हिंद, याद रखिएगा। यही अमीर खुसरो है जिसने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आंसर इज डी। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, इनमें से किसने क्या बनवाया? तो क्या लगता है? अलाउद्दीन खिलजी ने, सिकंदर लोदी को अभी आप आंसर दे करके आ रहे हैं, तो डी को बड़े आसानी से आप लोग जोड़ लेंगे, किससे? 1 से। और इसके बाद दूसरा, तो इसका मतलब डी का आंसर सर 1 होगा। तो तुम सब इतने ज्यादा समझदार हो कि डी के आंसर से ही तुम लोगों ने पहले ही क्वेश्चन को निकाल लिया। तो अलाउद्दीन खिलजी को किस में लेकर के आओगे? सॉरी, D1 नहीं डियर, नहीं, ये आंसर जो है ये गलत है। ये जो आपको आंसर दिया गया है, ये शायद मैं इसको टाइप करने में कुछ एरर कर गया, ये गलत है। सिकंदर लोदी आगरा से संबंधित है, बिल्कुल सही है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी सीरी फोर्ट से संबंधित है। सीरी फोर्ट इसी ने ही बनवाया था। गयासुद्दीन तुगलक जो है ये तुगलकाबाद से आप इसको ले आएंगे और फिरोज शाह तुगलक को हिसार में ले आएंगे। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। डियर, अमीर खुसरो अकबर के दरबार में नहीं था, अमीर खुसरो सल्तनत पीरियड में है, दिल्ली सल्तनत में पीरियड में है। अगर ना तुमको अगर पता हो तो जा करके पद्मावत मूवी को देखना, तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भी तुमको अमीर खुसरो दिख जाएगा, जो कि जाता है बाकायदा अमीर खुसरो रतन सिंह के यहां पर भी, तो आपको वहां पर भी दिख जाएगा वो। तो वो अकबर के दरबार से नहीं है संबंधित। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, तो ठीक है, मैंने इसका आपको आंसर बता दिया। तो फिलहाल आज के सेशन को हम लोग यहीं तक सीमित करते हैं। जरा देखिए इकॉनमी किस तरीके की है, मजाक वाली इकॉनमी आती है और कुछ नहीं आता है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आज के सेशन को हम लोग यहीं तक सीमित रखते हैं। जय